बच्चों, मैं आपका शिक्षक अख्तरुल अमान और आज हम लोग वर्ग 7 के अध्याय 16 सम्मित चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सम्मित से तुम लोग पहले भी परिचित हो गए। सम्मित उस आकृति को कहते हैं, यानी किसी आकृति को विभाजित कर दो भागों में इस तरह बांटा जाता है कि दोनों भाग आपस में बिल्कुल बनावट में भी बराबर होते हैं और आकार में भी बराबर होते हैं। तो इन दोनों आकृति को हम सम्मित आकृति कहते हैं। ये तुम पहले से भी परिचित हो गए। जैसे कि ये एक आकृति है, ये कौन सी आकृति है बताओ बच्चों? ये वर्गाकार आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। अब अगर इस आकृति को हम लोग बीच से विभाजित करते हैं, बीच से दो भागों में विभाजित करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी दोनों भागें आपस में आकार में भी समान है और बनावट में भी समान है। इस तरह से अगर किसी आकृति को विभाजित कर दो समान भागों में बांटा जा सकता है कि दोनों भागें आपस में आकार में भी समान हो और बनावट में भी समान हो। ऐसा समान हो कि अगर इसको कागज बनाकर बीच से काट दिया जाए और दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये दोनों भागे एक दूसरे को छिपा ले। इस तरह की आकृति को हम सम्मित आकृति कहते हैं। सम्मित यानी कि एक दूसरे की पूरक, एक दूसरे की हम इसको पूरक भी कर सकते हैं, सम्मित आकृति। इस तरह आकृति को सम्मित आकृति कहते हैं। और वह रेखा जो बीच से आकर इस आकृति को समान भागों में बांट रही है, तो इस रेखा को हम सम्मित रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सम्मित आकृति के बारे में तुम अभी परिचित हो गए। अब हम लोग सम्मित आकृति कितनी तरह की होती है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि तुम ब्लैक बोर्ड देख रहे हो कि मुख्य चीजों को लिखे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बहुभुज में सम्मित रेखाएं, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले तुम लोग को जानकारी हम दे रहे हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं। कि दो बिंदु से अधिक बिंदुओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, दो बिंदु से अधिक, जैसे कि ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु को मिलाने से एक रेखा बनती है। लेकिन एक और बिंदु दे देते हैं ऐसा कि वो अरैखिक ना हो, उसी रेखा पर ना हो बल्कि अलग रेखा में, अलग रेखा में, तो उसको जब मिलाते हैं तो हमें एक आकृति प्राप्त होती है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से दो बिंदु से अधिक बिंदुओं से बनी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। इसमें त्रिभुज भी है, 3 भुजाओं से बनी, 4 भुजाओं से बनी चतुर्भुज भी है। इस तरह 5 भुजाओं से बनी पंचभुज है, 6 भुजाओं से बनी षष्ठभुज है। इस तरह से बहुभुज है, यानी दो बिंदुओं से अधिक बिंदुओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि वैसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको हम समबाहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज, अगर ऐसा त्रिभुज हम ले लें जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह ऐसा वर्ग, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। इस तरह ऐसा पंचभुज, 5 भुजाओं से बनी हुई बहुभुज जिसके सारे भुजाएं बराबर हो उसे सम पंचभुज कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस तरह से बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो उस पर हम देखेंगे कितनी तरह से हम सम्मित रेखाओं के जरिए उसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने समबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, समबाहु त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को हम कितनी भुजाओं के जरिए बांट सकते हैं ताकि दोनों भाग आपस में समान हो, इसको हम लोग देखेंगे।
इसमें सबसे पहले जो है कि सामने के शीर्ष से सामने की रेखा पर हम इस तरह से एक रेखा खींचते हैं तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, जिसे हम माध्यिका भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब हम एक माध्यिका खींच रहे हैं सामने के शीर्ष बिंदु से सामने के सम्मुख भुजा पर जब हम एक ऐसी रेखा डाल रहे हैं, ये दोनों भुजाओं का समान भागों में बराबर बांट दें समान भुजा में, तो इस तरह से दो आकृति जो हमें प्राप्त होती है, इसको जब हम मिलान करते हैं तो ये दोनों आकृति आपस में बिल्कुल समान है, आकार में भी बनावट में भी। यहाँ तक कि अगर इसको हम किसी कागज में बनाकर काट कर देखें एक दूसरे पर रखने से ये दूसरे को ढक लेगी। इस तरह से हम पाते हैं कि किसी शीर्ष बिंदु से अगर हम सामने की सम्मुख भुजा पर एक रेखा डालते हैं, जिसे माध्यिका भी कहते हैं, तो ये त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी सममित आकृति बनाती है। इसी तरह हम इस शीर्ष बिंदु से अगर सामने की सम्मुख भुजा पर डालें इस तरह से कि ये दोनों भाग आपस में बराबर हो जाए, तो ये भी सममित आकृति हमें देगी। इसी तरह इस शीर्ष बिंदु से अगर हम सामने की सम्मुख भुजा पर डालें इस तरह से ये दोनों भाग बराबर हो, तो ये भी हमें सममित आकृति देती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं हैं, यानी तीन तरह से हम उसको सममित आकृति में बांट सकते हैं। इसी तरह अगर हम वर्ग को देखें, जैसे हमारे वर्ग का ये तस्वीर है, फोटो है, अब इस पर हम देखें तो इस तरह हम अभी देखे थे पहले शुरू में कि एक रेखा के जरिए हम इसको दो बराबर भागों में बांटे थे। वास्तव में ये रेखा कौन सी है? तो दोनों ये इस भुजा के ये मध्य बिंदु से खींची गई है और इस भुजा के मध्य बिंदु से मिलाई गई है। इस तरह से हमें ये सममित आकृति दे रही है। उसी तरह अगर हम इस रेखा के मध्य बिंदु और इस रेखा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो भी जो हमें दो आकृति मिलती है ऊपर नीचे, ये दोनों सममित आकृति है। इसी तरह विकर्ण यानी कोना, एक कोना से दूसरे कोना को मिलाने से उसे विकर्ण कहते हैं। इस विकर्ण के जरिए भी हम वर्ग को दो सममित आकृति में बांट सकते हैं। इसी तरह से इस विकर्ण के जरिए हम दो सममित आकृति बांट रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि वर्ग जिसकी सारी भुजाएं बराबर थी, ये इसके अंदर चार सममित रेखाएं हैं जो इसको चार बराबर सममित आकृति में बांट सकती है। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं थी उसमें तीन सममित रेखाएं हैं, वर्ग जिसमें चार भुजाएं हैं उसमें चार सममित रेखाएं हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, समपंचभुज में जाएंगे तो हम क्या पाएंगे तो उसमें पांच सममित रेखाएं हमें मिलेंगी, यानी पांच रेखा के जरिए हम उसे सममित आकृति में बांट सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितनी भुजाओं की समबाहुभुज है उसमें उतनी सममित रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, जैसे समबाहु त्रिभुज में तीन भुजा है, तीन सममित रेखाएं, वर्ग में चार भुजा है तो वर्ग में चार सममित रेखाएं, समपंचभुज में पांच भुजा है इसमें पांच सममित रेखाएं। इस तरह से हमने बहुभुज में सममित रेखाओं को देखा। इससे हटके एक है वृत्त। वृत्त हम जानते हैं एक गोलाकार आकृति को कहते हैं वृत्त। इसमें कितनी सममित रेखाएं हो सकती है इसके बारे में बताओ। इसमें हम देखेंगे जैसे ये केंद्र बिंदु है, इसमें हम देखेंगे जितनी भी रेखाएं, जितने भी हम इसका व्यास है, क्योंकि जो भी रेखा केंद्र से होते हुए दोनों तरफ वृत्त को छूती है उसको हम व्यास कहते हैं। तो जितने भी व्यास हम खींच लें वो सभी वृत्त को समान आकृति में बांटेगी, यानी सममित आकृति में बांटेगी। अब दूसरा भी व्यास खींच लें, हम यहाँ से भी व्यास खींच सकते हैं, यहाँ से भी व्यास खींच सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि वृत्त में अनगिनत सममित रेखाएं हैं, अनगिनत, अनंत। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा कि समबाहुभुज में जितनी भुजाओं से बनी आकृति होगी उसमें उतनी सममित रेखाएं होगी, मगर विशेषकर वृत्त में अनगिनत सममित रेखाएं होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रवर्तन समिति। प्रवर्तन समिति के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, ध्यान देना, जल्दी फास्ट। ठीक है बच्चों, अभी हमने बहुभुज में सममित रेखाओं के जरिए देखा कि किस तरह सममित आकृति बनती है। अब हम देखेंगे कि परावर्तन सममित क्या है। परावर्तन सममित ऐसी आकृति जिसे किसी हम भुजाओं के जरिए सममित आकृति में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन अगर उसे हम किसी दर्पण के सामने रख दें, मिसाल के तौर पे ये हम मान लेते हैं कि ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है,
इसके सामने किसी हम ऐसी आकृति को रख देते हैं, मिसाल के तौर पे ये क्यू लिखा हुआ है, इसकी सममित आकृति में इधर पाते हैं कि ये इस तरह से उल्टा दिखेगा। किसी भी आकृति को अगर हम किसी दर्पण के सामने रख देते हैं तो उसका दर्पण के अंदर में जो आकृति बनती है वो उसकी सममित आकृति होती है। तो किसी भी आकृति, जैसे हम किसी सममित रेखा के जरिए विभाजित कर सममित आकृति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम दर्पण के सामने रखकर उसकी सममित आकृति प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर जो दर्पण की बीच की रेखा है वो सममित रेखा बन जाती है। इस तरह से हम जो सममित आकृति प्राप्त करते हैं उसे परावर्तन सममित करते हैं। दर्पण के जरिए जो हम सममित आकृति प्राप्त करते हैं उसे हम परावर्तन सममित कहते हैं। परावर्तन सममित, ठीक है। इस तरह से परावर्तन सममित में हर किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु को लाकर हम रख दें तो उसकी सममित आकृति हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी सममित रेखा के जरिए विभाजित कर बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये दूसरा हो गया परावर्तन सममित। तीसरा हमको पढ़ना है घूर्णन सममित, यानी घूर्णन के जरिए अपनी सममित आकृति यानी अपनी जैसी आकृति को प्राप्त करना। घूर्णन हम जानते हैं कि किसी भी केंद्र के चारों तरफ घूमने को घूर्णन कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी अपने ही ऊपर घूमती रहती है अपने अक्ष पर, उसी तरह सूरज भी किसी केंद्र को चारों तरफ घूम रही है। इस तरह से किसी भी केंद्र के चारों तरफ घूमने को हम घूर्णन कहते हैं। और जिस केंद्र के चारों तरफ घूमती है वो वस्तु, उस केंद्र को घूर्णन केंद्र कहते हैं। और घूमने के क्रम में जो कोण बनाती है उसे घूर्णन कोण कहते हैं। घूर्णन सममित के बारे में 3 चीज पढ़े। घूर्णन जो है वो किसी केंद्र के चारों तरफ घूमने को कहते हैं, और उस बिंदु जिसके चारों तरफ घूम रही है उसको घूर्णन केंद्र कहते हैं। अब घूमने के क्रम में जो कोण बनाती है उसको घूर्णन कोण कहते हैं। तो घूर्णन सममित वो है कि वो घूमकर अपने उसी आकृति को प्राप्त करती है। जैसे कि पवन चक्री की बनावट जो है कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से इसकी आकृति होती है, इस तरह से कुछ है, इस तरह से कुछ होती है। तो ये इसको हम किसी सममित रेखा के जरिए विभाजित कर इसकी सममित आकृति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये पवन चक्र इसे हम दर्पण में रखकर इसकी सममित आकृति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कहिए, जब घूमती है हवा के जरिए पवन चक्री, तो ये घूमने के क्रम में अपनी उसी आकृति को प्राप्त करती है, जिसको हम घूर्णन सममित कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि 3 तरह से सममित आकृति प्राप्त की जा सकती है। एक, किसी रेखा के जरिए उस आकृति को विभाजित कर उसकी सममित आकृति प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, उस आकृति को दर्पण के सामने रख दें तो उसकी सममित आकृति प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, कि घूर्णन के क्रम में उसको अगर घुमाया जाए 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, कोई 90 डिग्री में प्राप्त करता है, कोई 180 डिग्री में प्राप्त करता है। इस तरह घूमने के क्रम में अगर वो अपने उसी आकृति को प्राप्त कर रही है तो इसको घूर्णन सममित कहते हैं। इस तरह से हमने सममित के बारे में विस्तार पूर्वक जाना बच्चों। अब इसके बारे में हम तुमको कुछ गृह कार्य दे रहे हैं जो तुमको बना के लाना है, ठीक है बच्चों। जैसे कि किसी भी समबाहुभुज में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है, ये तुमको भी उतार लो। किसी भी समबाहुभुज में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है, इसको बना के लाना है। वृत्त में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है, इसको बना के लाना है। वैसी आकृति जिसकी सममित रेखाएं के जरिए हम सममित आकृति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सममित आकृति प्राप्त करने के लिए हमें कौन से सममित तरीका का इख्तियार करना पड़ता है, इसको बना के लाना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में इसके बारे में विस्तार से और बताएंगे।